हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। सो फ्रेंड्स, हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 12th की हिस्ट्री और आज जो हम लोग चैप्टर लेके आए हैं वो है एन इम्पीरियल कैपिटल ऑफ विजयनगर 14 to 16 सेंचुरी। सो फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर कवर किया भक्ति सूफी ट्रेडिशन। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग वहाँ से जाके ज़रूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो आज का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के चैप्टर में हम लोग विजयनगर की बात करेंगे जो कि हम्पी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। अब सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा है कि जो विजयनगर है उसको हम्पी क्यों कहा जाता है। हम्पी उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो वहाँ की मदर गॉडेसेस हैं, लोकल मदर गॉडेसेस पंपा देवी, उनके नाम से ही इसका नाम हम्पी बताया जाता है। द डिस्कवरी ऑफ हम्पी। तो इसमें क्या था कि 1800 में कॉलन मैकेंजी जो एक ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर थे, इन्होंने एक सर्वे मैप बनाया और बाद में स्कॉलर्स को अलग अलग शिलालेख जो मिलते चले गए जिससे कि हम्पी डिस्कवर हुआ। अब सो फ्रेंड्स, देखते हैं विजयनगर की शुरुआत के बारे में। हम यहाँ पे बात करते हैं विजयनगर के फाउंडर जिन्होंने इस एम्पायर को बनाया था वो थे हरिहर एंड बुक्का, जो ब्रदर्स थे। इन्होंने 1336 में इस एम्पायर को फाउंड किया था। उस टाइम पे इस इलाके में अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग रहते थे जो अलग धर्म को मानते थे और वो लोग वहाँ पर रहा करते थे। विजयनगर के किंग्स को काफ़ी सारे रूलर्स जैसे कि सुल्तान ऑफ दक्कन, गजापति रूलर्स ऑफ उड़ीसा, इन सब से लड़ाई इन लोगों की हुआ करती थी। तो युद्ध के लिए इन्हें घोड़े चाहिए होते थे। उस वक्त अरबी घोड़े मीन्स अरेबिक हॉर्सेस के सबसे ज़्यादा पावरफुल उन लोग हॉर्सेस को माना जाता था जो वॉर के लिए ज़रूरी होते थे और ये अरेबिया से वहाँ से ट्रेड करके यहाँ लाए जाते थे और यहाँ पे ट्रेड होता था। जो कम्युनिटीज़ थी मर्चेंट की वो फेमस थी अरब में, वो थी कुदुराई चेतीस, जो आपके इसमें बुक में भी दिया हुआ है, और इन हॉर्स के मर्चेंट के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। लेकिन 1498 में पोर्टुगीज़ यहाँ आ गए और उन लोगों ने अपनी युद्ध की टेक्निक यहाँ पे सिखाई उन लोगों को। अब जो विजयनगर जाना जाता है वो वहाँ के स्पीशीज़ और मसालों और टेक्सटाइल के लिए भी वहाँ के जाना जाता है। वहाँ की जो टेक्सटाइल हैं, स्पीशीज़, और वहाँ के प्रेशियस स्टोन्स जो हैं। अब जो इस एम्पायर के फाउंडर थे हरिहर बुक्का ब्रदर्स, ये संगमा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ये विजयनगर पे रूल करने वाली फर्स्ट डायनेस्टी मानी जाती है। संगमा डायनेस्टी ने 1485 तक यहाँ पर कंट्रोल किया। उसके बाद यहाँ पे सलुआज डायनेस्टी आई और सलुआज डायनेस्टी ने 1503 तक यहाँ पे रूल किया। उसके बाद आते हैं तुलुआज डायनेस्टी आई और तुलुआज में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो रूलर माने जाते हैं वो है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने जब यहाँ पर रूल किया तो उन्होंने इस एरिया को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया और काफ़ी अच्छे से इसको संभाला भी, इसको कंट्रोल में रखा। उन्होंने तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर को भी एक्वायर किया 1512 में। उसके बाद उन्होंने रूलर्स ऑफ उड़ीसा को 1514 में हराया और उसके बाद 1520 में इन्होंने सुल्तान ऑफ बीजापुर को डिफीट किया। उसके बाद कृष्णदेव राय ने बहुत सारे सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे टेम्पल्स यहाँ पे बनवाए विजयनगर एम्पायर में। और यहाँ पे साउथ इंडिया में इन्होंने अपनी जो मदर के नाम पे एक टाउन बनवाया जिसका नाम नागलपुरम रखा गया। इसके बाद उनकी डेथ हो गई 1529 में। जो यहाँ दूसरी डायनेस्टी आई जो थी अराविदु भी 17th सेंचुरी तक रहे। यहाँ पे एक युद्ध हुआ, यानी जो विजयनगर रूलर्स थे अराविदु डायनेस्टी, वो लड़ रहे थे उनके अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? बीजापुर, जो अहमदनगर और गोलकोंडा सबकी आर्मी ने एक साइड कंबाइन करके और अराविदु के खिलाफ युद्ध लड़ा। मतलब जो विजयनगर के एम्पायर थे उसके खिलाफ युद्ध लड़ा, फिर वो हार गए और इन लोगों ने विजयनगर एम्पायर को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाया और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे ख़राब हो गई। अब बात ये आती है कि जो रायास थे और जो अलग अलग स्टेट के सुल्तान थे, क्या उनकी ज़रा से भी नहीं बनती थी? तो इसका आंसर है नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो हमारा नेक्स्ट है द रायाज एंड द नायकाज। तो फ्रेंड्स, रायाज जो थे वो सेना के प्रमुख होते थे। उस टाइम पे मिलिट्री जो होती थी उसके चीफ माने जाते थे और वे किले की प्रोटेक्शन करते थे, उसको कंट्रोल में रखते थे और उनके पास आर्मी का सपोर्ट हुआ करता था। ये लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाया करते थे और नायकास जो थे ये तेलुगु और कन्नड़ बोलते थे। मोस्टली जो नायकास होते हैं वो राजा की अथॉरिटी के अंदर
आते हैं। और लेकिन ये लोग कभी कभी नायिका जो होते हैं वो पावरफुल हो जाते थे और राजा के विरुद्ध हो जाते थे और लड़ाई भी कभी कभी कर लेते थे। जो अमर नायिकाज हैं ये एक सिस्टम है विजयनगर एम्पायर में जो क्रिएट किया गया। इसमें जैसे आप लोगों ने देखा होगा इक्ता सिस्टम जो दिल्ली सल्तनत में था उसी के जैसे ये भी था। अमर नायिका में जो मिलिट्री कमांडर थे उन्हें एक जगह दी जाती थी जिसका वो ध्यान रखते थे और उस एरिया में टैक्स खरीदते थे। जो भी मतलब वहाँ के किसान, क्राफ्टमैन, ट्रेडर्स जो भी ड्यूज़ होते थे वो उनसे लेते थे और जो प्रॉफिट होता था उससे वो मिलिट्री में लगा देते थे या फिर जो ज़्यादा बचता था वो मंदिर में दान कर देते थे और उससे मंदिर बनवा देते थे। राजा से एक बार पर्सनली उन्हें मिलना होता था और राजा के लिए वो लोग गिफ्ट भी लेके जाते थे और अपनी रियलिटी दिखाने के लिए कि हाँ हम लोग भी रिच हैं और वो लोग अपने आप को सुपीरियर भी दिखाते थे। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग बात करते हैं विजयनगर की। सबसे पहले जो विजयनगर के वाटर रिसोर्सेज थे हम उसकी बात करते हैं। यहाँ पे जो विजयनगर एम्पायर है ये तुंगभद्रा रिवर पे ही इसका एम्पायर बना हुआ है। काफ़ी सारे झरने यहाँ पे बहते हैं, वाटर रिजर्वर्स क्रिएट किए गए हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा किया जाता है जिसे बाद में यूज़ किया जा सके। यहाँ पे टैंक्स बनवाए गए हैं और जो काफ़ी फेमस एक टैंक यहाँ पे बनवाया गया है वो है कमलापुरम टैंक। और काफ़ी सारे यहाँ पे कैनाल्स भी बनवाए गए हैं। जो इम्पॉर्टेंट कैनाल है वो है हीडिया कैनाल। अब बात करते हैं यहाँ के फोर्टिफिकेशन एंड रोड्स के बारे में। तो फ्रेंड्स जो अब्दुल रज़ाक एक ट्रैवलर थे जो यहाँ पे आए थे और उन्होंने यहाँ के बारे में लिखा है। उन्होंने ये बताया है कि जो यहाँ पे किले हैं उन किलों में 7 लाइन्स यानी कि 7 वॉल्स होती हैं और एग्रीकल्चर एरिया में और फॉरेस्ट एरिया जो वहाँ का था उसके चारों ओर बाउंड्री लाइंस बनाई जाती थी। और ये जो दीवारें हैं जैसे आप लोग अपने इसमें देख सकते हैं। और ये जो दीवारें होती थी ये नॉर्मल सीमेंट से नहीं बनाई जाती थी, ये स्टोन्स की बनी होती थी और अंदर के हिस्से में इसमें मलबा लगाया जाता था। अब्दुल रज़ाक ने बताया है कि एग्रीकल्चर के किनारे मतलब जो दीवार बनाई जाती थी वो इसलिए बनाई जाती थी ताकि अगर युद्ध हो तो वहाँ पे ज़्यादा इफ़ेक्ट ना पड़े, उनकी जो खेती है वो ख़राब ना हो और इससे उनकी जो अनाज है उसमें कमी ना आए। तो उन्होंने ये एक्सपेंसिव दीवारें वहाँ पे इस वजह से बनवाई। अब्दुल रज़ाक ने 3 वॉल्स के जिक्र किया है। पहली थी जो वॉल एग्रीकल्चर लैंड के आसपास बनाई जाती थी, दूसरी वॉल जो अर्बन कॉम्प्लेक्स थी, तीसरी दीवार थी रॉयल सेंटर यानी जो शाही केंद्र थे उसके जो किनारे बनाई जाती थी। तो ये 3 वॉल्स वहाँ पे बनवाई गई। अब अगर हम बात करें गेटवेज़ की तो यहाँ पे जो गेटवेज़ बनाए गए वो इंडो इस्लामिक रेफरेंस देता है जो कि टर्किश सुल्तान जो बनवाते थे उस टाइम पे उनका। द अर्बन कोर। तो फ्रेंड्स इन एरियाज़ में रिच ट्रेडर्स रहा करते थे। जब इसका सर्वे हुआ तो यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे टेम्पल्स मिले, श्राइन्स मिले, वेल्स मिली, वाटर रिजर्वर, वाटर टैंक्स यहाँ पे मिले। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने 16वीं सेंचुरी में यहाँ पे देखी। अब है हमारा द रॉयल सेंटर। तो फ्रेंड्स यहाँ बताया जाता है जो रॉयल सेंटर था इसमें 60 टेम्पल्स मिले हैं, इसके अलावा 30 बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस मिले हैं। यहाँ पर ये भी बताया गया है कि मंदिर जो थे वे अच्छे मटेरियल्स के बनते थे एज़ कम्पेयर किया जाए दूसरी चीज़ों के। अब हम रॉयल सेंटर में 2 प्लेसेस की बात करते हैं, एक है ऑडियंस हॉल और दूसरा है महानवमी डिब्बा। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं ऑडियंस हॉल की। जो ऑडियंस हॉल है वो थोड़ी ऊंचाई पर बनाया जाता था। यहाँ पर वुडन पिलर्स हैं और 2nd फ्लोर तक ये इनकी सीढ़ियाँ जाती थी और ये पूरा स्ट्रक्चर जो था वो पिलर्स पर था। दूसरी बात करते हैं महानवमी डिब्बा की। ये काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म हुआ करता था और ये 11,000 स्क्वायर फीट का है और इसकी हाइट 14 फीट थी। इसमें काफ़ी सारी नक्काशी है इसके वुडन पिलर्स पर। महानवमी डिब्बा को दशहरा के टाइम पे इसे फेस्टिवल्स के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता होगा। इस फेस्टिवल में जो दशहरा फेस्टिवल या काफ़ी सारे जो फेस्टिवल होते थे उन सेरेमनीज़ यहाँ पे काफ़ी अलग अलग सेरेमनीज़ हुआ करती थी। जो महानवमी डिब्बा था जैसे आप लोग ये अपने डायग्राम में देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे भगवान जी की पूजा होती थी, बलि चढ़ाई जाती थी, डांस परफॉर्म होते थे, रेसलिंग होती थी और नायिका भी यहाँ पे मौजूद रहते थे। इसके अलावा हमें लोटस महल जो है उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। तो जो लोटस महल है
इसके बारे में बताया जाता है। इसका नाम जो है एक ब्रिटिश ट्रैवलर ने दिया था। यहाँ पर राजा अपने डिस्कशंस किया करते होंगे और अपने एडवाइज़र के साथ, और एडवाइजेस लेते होंगे और डिसीजंस बताते होंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत बड़ा और ब्यूटीफुल मंदिर मिलता है जिसका नाम है हज़ारा रामा टेम्पल। ये राजा और उनकी फैमिली के लिए यूज़ किया जाता होगा। अब हम लोग अपना नेक्स्ट देखते हैं, द सैक्रेड सेंटर चूजिंग अ कैपिटल। वहाँ के जो लोग थे उनका ये मानना था कि ये जो एरिया है, जो हिल्स है, वो एक मंकी किंगडम है, बाली और सुग्रीव का, जिनका रामायण में भी जिक्र होता है। तो उनको यहाँ पे शेल्टर मिली होगी। दूसरा, इनका अलग ट्रेडिशन ये मानते थे कि जो पंपा देवी थी, जो यहाँ की लोकल गॉडेसेस थी, उन्होंने इस जगह पर तपस्या की थी टू मैरी विरूपाक्षा, जो शिव जी के एक अवतार हैं। तो हम लोगों ने ये देखा है कि साउथ इंडिया में काफ़ी सारे मंदिरों की यहाँ पे इन लोगों ने चर्चा की है और काफ़ी सारे ब्यूटीफुल टेम्पल यहाँ पे बनाए गए हैं, आप लोग ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अब गोपुरम की। तो गोपुरम एक रॉयल गेटवे होता था मंदिर का, जिसे आप देख के जान जाओगे कि ये मंदिर है। जैसे आप लोग ये अपने डायग्राम में देखिए, ये मंदिर का गेटवे है, ये मंदिर नहीं, मंदिर का गेटवे है। तो आप लोग को दूर से ही देख के पता चल जाएगा कि ये मंदिर का गेटवे है। तो और इसके अलावा यहाँ पे मंडप और पवेलियन भी मिले हैं। द विरूपाक्षा टेम्पल, इस टेम्पल को कृष्णदेव राय ने बनवाया था। इसके अंदर एक हॉल है जो काफ़ी चीज़ों के लिए, रिचुअल चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता होगा। दूसरा है हमारा विट्ठला टेम्पल। तो जो ये टेम्पल है, ये थोड़ा छोटा है टेम्पल और ये विष्णु जी के अवतार विट्ठल के रूप में बनाया गया था। इनकी पूजा महाराष्ट्र में भी की जाती है, उससे ये रिलेटेड है। तो दोस्तों, ये हम लोगों ने टेम्पल्स देखे और आप लोग ये काफ़ी सारे स्ट्रक्चर और पवेलियंस देख सकते हैं यहाँ पे बने हुए हैं। जो ये देखिए गोपुरम बना है, जो नायकास द्वारा बनवाया गया था, मदुरई में है। तो फ्रेंड्स देखते हैं प्लॉटिंग प्लेसेस एंड टेम्पल्स बाज़ार। तो फ्रेंड्स पहले क्या होता था, देयर आर मैनी प्लॉट्स, प्लेसेस एंड बाज़ार्स। इनको सबको 25 स्क्वायर बॉक्सेस में डिवाइड कर दिया जाए, जैसे आप लोग ये देख सकते हैं। और इन 25 स्क्वायर्स को भी इनके सब डिविजन्स होते थे। तो इससे हमें ये पता चलता था कि कौन सी जगह कहाँ पे है, कोई जगह छूट ना जाए रिसर्च करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों का चैप्टर था और आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया हो। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।